हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स मंत्रा बाय आंसर। कैसे आप सभी। तो पिछले क्लास हम लोगों ने जो डाइपोल का टॉपिक छोड़ा था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और डाइपोल में हमने दो डेरिवेशन देखे थे, जिसमें था फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल, फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल, है ना। और आज का जो टॉपिक हमारा फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए जनरल पॉइंट, मतलब एक जनरल पॉइंट है जो कि ना तो एक्सियल हो ना इक्वेटोरियल। ठीक है, इनके बीच में कई पॉइंट हमने यहाँ पर मान लिया, तो इसको हम लोग कहते हैं जनरल पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको फील्ड देखनी है। तो बेसिक सा डेरिवेशन है, अगर आपको एक्सियल का फील्ड और इक्वेटोरियल की फील्ड के बारे में पता है तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो डाइपोल होता है हमारा कहाँ से होगा, माइनस से प्लस। तो ये माइनस की प्लस की है फील्ड, डाइपोल की बात करें कहाँ से होगा, माइनस से प्लस की तरफ ऐसे बना होगा ये, है ना। इसको हम पी कहेंगे। ठीक है, और इस पी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में, पी कॉस थीटा। ठीक है, और एक जो कंपोनेंट होगा हमारा वो ठीक इसके परपेंडिकुलर ऐसे, इसको क्या कहा जाएगा, पी साइन थीटा। अब एक बात आपको हम फिर से रिपीट करवा दी, जैसे हमारे पास ये डाइपोल था, ये पी मान लेते हैं, अगर इसके ठीक सामने पॉइंट है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये डाइपोल है और ये पी पॉइंट है। ठीक है, इस पी पॉइंट पर फील्ड कहाँ होती है, आउटसाइड, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और अगर हमारे पास पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो इसको हमने क्या कहा था, इक्वेटोरियल। और यहाँ पर फील्ड आपने जब सॉल्व किया था फाइनली इसको, तो आपने पाया था कि जो टोटल फील्ड थी वो पी वेक्टर के ठीक अपोजिट थी। दो बातें यहाँ पर देखना था हमें, फील्ड एट एक्सियल इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, फील्ड एट इक्वेटोरियल अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास P का एक टुकड़ा P cos थीटा, एक टुकड़ा P sin थीटा। P cos थीटा के सामने पॉइंट है तो P cos थीटा के लिए क्या बन गया है, एक्सियल। और P sin थीटा का परपेंडिकुलर, देखो P जो हमारा है ना, इस P को अगर P cos थीटा में और P sin थीटा में तोड़ते हैं तो हमारे पास P cos थीटा ऐसे बनता है। ठीक है, तो हमारे पास अब एक नहीं दो डाइपोल है, दो डाइपोल में P cos थीटा एक्सियल के लिए होगा और P sin थीटा इक्वेटोरियल। तो अगर एक्सियल पॉइंट है तो जो टोटल फील्ड होगी हमारी वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसको हम E1 लिख लेते हैं। ठीक है, या ई एक्सियल लिख लो इसको, ई एक्सियल। और ड्यू टू पी साइन थीटा ये फील्ड इसके ठीक अपोजिट ऐसे बनेगी। ठीक है, अब इसको हटा दिया जाए यहाँ से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल। अब इन दोनों का जो एंगल इनके बीच का वो 90 है, तो 90 पर इनका जो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ से ऐसे हमारे पास ई टोटल पास होगा, इस ई टोटल को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो इसमें और कुछ बना लेते हैं, हमारे पास सिंगल अल्फा है। ठीक है, ये थीटा और इसको क्या माना, अल्फा। ये भी पूछेगा थीटा अल्फा का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ड्यू टू पी कॉस थीटा, ड्यू टू पी कॉस थीटा फील्ड कितना होगी, इसको हमने क्या लिखा, एक्सियल। तो इसके लिए फार्मूला क्या था, के इंटू टू पी वाई में आर क्यूब, है ना। ये पॉइंट हमारा आर दूरी पर है तो के इंटू टू पी, और पी की जगह पर क्या बन गया, टू पी कॉस थीटा और बाई में आर क्यूब, है ना। और ड्यू टू पी साइन थीटा क्या बनेगा, इक्वेटोरियल। इसके लिए क्या लिखा जाए, इक्वेटोरियल के इंटू पी साइन थीटा और बाई में क्या बनेगा, ये आर क्यूब। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है नेट फील्ड एट पॉइंट पी, नेट फील्ड एट पी। ये कितना होगा, देखो ई बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट एक्सियल की फील्ड स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल फील्ड स्क्वायर, है ना। अब एक्सियल फील्ड है के टू पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब और इक्वेटोरियल के हमारे पास के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो फाइनली यहाँ से ई टोटल कितना निकल के आएगा, देखो इसका स्क्वायर करना है तो फाइनली यहाँ पर देखो के स्क्वायर, या ठीक है पहले हम लिखते हैं के टू पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस, और इक्वेटोरियल है तो फाइनली यहाँ पर क्या, ये के पी साइन थीटा
और बाई में क्या है देखो आर क्यूब, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसमें से क्या चीज कॉमन है, के पी बाई आर क्यूब, ये कॉमन है, बाहर आ जाएगा रूट के, है ना। अंदर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो फाइनली यहाँ से ई नेट कितना आएगा, के पी बाई आर क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा देखो रूट के 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें थोड़ा सा आप कलाकारी कर लो, ठीक है। आप इसको 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, है ना। तो ई बराबर क्या मिला यहाँ से, के पी बाई आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये बात हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ई टोटल का जो वैल्यू आए कितना आएगा, ये के पी बाई आर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास ई टोटल का आंसर है, ठीक है। ई टोटल हमारे पास इतना आएगा, ई टोटल ये। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन और बन जाता है अल्फा और थीटा का रिलेशन, तो ये भी आप देख लो, थीटा अल्फा के बीच का रिलेशन। यहाँ से देखो ये अल्फा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, है ना। तो ये जो ई है इक्वेटोरियल वाली, ये ठीक इसके बराबर होगा, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, और ये वाला हमारा क्या है ई एक्सियल। तो अब आप बताओ कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन टेन थीटा देगा, तो हम क्या लिखेंगे, टेन अल्फा बराबर क्या लिखे बोलो, इक्वेटोरियल फील्ड और बाई में एक्सियल फील्ड, है ना। तो यहाँ से बताओ कितना आएगा टेन अल्फा, इक्वेटोरियल कितना है, यहाँ से देखो, यहाँ से कितना है, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल कितना है एक्सियल, तो के 2p कॉस थीटा बाई आर क्यूब। तो आप देखो यहाँ से के पी बाई आर के ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा फाइनली टेन थीटा बन जाएगा ये। तो टेन अल्फा बराबर क्या मिला यहाँ से 1/2 टेन थीटा। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस पर एक दो न्यूमेरिकल हम करवा देते हैं, तो ये डेरिवेशन भी आपको याद रखना है। इसमें ये जो फार्मूला ना बड़े काम का है। अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट था कि इसको आप तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये ना पता हो कि एक्सियल का मतलब क्या, इक्वेटोरियल का मतलब क्या। एक्सियल का मतलब क्या था, पॉइंट हमेशा डाइपोल मोमेंट के सामने होगा या ठीक उसके अपोजिट होगा। और इक्वेटोरियल का मतलब क्या था कि जो पॉइंट होगा हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा टू द लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा के लिए इक्वेटोरियल हो गया, एक्सियल हो गया, और पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से ये दो रिजल्ट हमें मिले, इन दोनों को आपको याद रखना है। चलो इतना छापो इसको। चलिए क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P is placed at the origin such that its equator is y-axis. The electric field is along y-axis at P. Find out angular position of P and net electric field, है ना। जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर नेट फील्ड कहाँ पर, along y-axis, और जो डाइपोल हमारा वो कहाँ पर है, along x-axis, है ना। ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर फील्ड हमारे पास कहाँ पर, along y-axis। तो हमसे पूछा है कि एंगुलर पोजीशन ऑफ P पॉइंट क्या, मतलब कि जो थीटा ना, ये इस थीटा को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये रिलेशन होता है टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेन थीटा, अभी हमने इसको देखा था। अब इसमें अल्फा क्या था, ये चीज़ आप समझो। देखो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, और अल्फा याद करो कि हमने अल्फा ऐसे लिया था, ये था हमारे पास अल्फा, है ना। यहाँ पर ही हम बना लेते हैं, ये था हमारे पास अल्फा। अगर उसको हम फिगर को देखें तो हमारे पास शायद अल्फा बराबर है 90 - थीटा,
है ना, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिख लो चीज़, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, है ना। अब इसमें tan 90 माइनस थीटा में सबको पता क्या होता है, वो cot थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, cot थीटा बराबर 1/2 tan थीटा। अगर इसको हम tan थीटा में कन्वर्ट करें तो cot थीटा क्या होगा, ये होगा 1/tan थीटा, है ना, 1/2 tan थीटा। अब यहाँ से देखो कि जो tan थीटा होगा उस साइड tan स्क्वायर थीटा बन चुका होगा बराबर 2। तो tan थीटा बोलो कितना है यहाँ पे, √2, ठीक है। अब tan थीटा √2 है तो हम एक ट्राइंगल यहाँ पर बना सकते हैं, ये एंगल थीटा मान लिया जाए, ठीक है। तो ये tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना होगा √2 और बेस कितना होगा यहाँ पे 1, √2/1 मतलब कि tan थीटा। अब ये वाली साइड कितना होगी, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फाइनली यहाँ पर ये √3 बन जाएगा, ठीक है। √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, तो फाइनली √2 का स्क्वायर 2 बनेगा और 1 का फाइनली 1 ही बनेगा। तो 2 + 1 फाइनली यहाँ पर 3 √3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इनिट हमसे पूछा है तो इनिट का फार्मूला क्या होता है, याद करो। ये था हमारे पास KP बाई में r³ और अंदर कितना था ये 3 cos² थीटा प्लस 1। अब देखो cos थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, cos थीटा कितना होगा देखो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब कि 1/√3 और यहाँ पर रखना क्या हमको cos² थीटा। तो इक्वल टू क्या बन जाएगा देखो यहाँ से KP बाई r³ 3 × cos² थीटा। cos² थीटा मतलब 1/√3 का स्क्वायर, फाइनली कितना बन जाएगा ये 1/3 बन जाएगा और प्लस 1, ये 3 और 3 आपस में फिनिश हो गए। इक्वल टू क्या बन गया KP बाई में r³ × √2। तो ये हो जाएगी टोटल फील्ड, ठीक है। 2 क्वेश्चन थे इसमें, नेट फील्ड एट पॉइंट P एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P। तो कितना होगा, पहला आंसर ये हमारे पास tan थीटा √2 है। ये आप इसको देखो थीटा बराबर क्या लिखोगे, थीटा बराबर लिखोगे tan इनवर्स √2, ठीक है। इसको छाप ले जल्दी से। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़िया टॉपिक है और इसमें नेट पे हो चाहे आईटी पे हो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। बाकी आईटी की स्टैंडर्ड तो आप जानते हैं कि उसमें न्यूमेरिकल का लेवल कुछ फिक्स होता नहीं है, ठीक है। उसमें मैकेनिक्स मिला देगा, है ना। तो ऐसा नहीं सिंगल टॉपिक बेस आईटी में क्वेश्चन बनता है, बट फिर भी हम कहेंगे कि कॉन्सेप्ट तो पहले सीखना ही पड़ेगा, चाहे आईटी बच्चा हो चाहे नेट का, ठीक है, और चाहे बोर्ड एग्जाम का क्यों ना हो। क्योंकि जो डेरिवेशन है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें 3 टॉपिक निकल के आएंगे। पहला टॉपिक आएगा डाइपोल पर कितना टॉर्क लगता है, वो एक डेरिवेशन होता है। अगला डेरिवेशन होता है डाइपोल को रोटेट करवाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद होगा कि जो वर्क हमने किया है वो एनर्जी में स्टोर हो गया होगा, ठीक है। तो 3 केस यहाँ पर, टॉर्क, वर्क डन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल, ठीक है। अच्छा, टॉर्क आएगा क्यों, वर्क क्यों करना पड़ेगा, एनर्जी क्यों स्टोर्ड होगी, सबसे पहले हम कुछ समझते हैं अच्छे। जैसे यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पहले समझाते हैं, फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस सभी फिगर में क्या है, फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। और उनकी डायरेक्शन कहाँ पर है, राइट हैंड साइड। और इन सभी केस में हमने क्या किया कि डाइपोल को फील्ड के भीतर रख दिया, ठीक है। पहला केस -q चार्ज प्लस q चार्ज, ठीक है, -q प्लस q -q मतलब पोलरिटी रिवर्स कर ली। यहाँ पर +q क्या था, फील्ड की डायरेक्शन में, और -q फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा पीछे था। यहाँ पर इसका रिवर्स कर दिया। यहाँ पर फील्ड से परपेंडिकुलर +q चार्ज -q चार्ज है, यहाँ पर कुछ एंगल पर, यहाँ पर भी मान लो कुछ एंगल पर है। एक फिगर और हम लोग बना लेते हैं, चलो फिगर हम यहाँ पे साइड में बना ले रहे हैं इसको। बहुत बेसिक से आप समझिएगा, बहुत टफ नहीं बनता है क्वेश्चन इसमें। ठीक है, ऐसे हमारे पास कुल मिला के 6 केस है। इन 6 केस में डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड के भीतर रखा है। और ओरिएंटेशन की बात करें, ओरिएंटेशन सब में अलग अलग है, ठीक। ओरिएंटेशन का मतलब कि चार्ज
प्लस क्यू फील्ड में आगे है, यहाँ पर पीछे, ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू फील्ड के डायरेक्शन में आगे और ये पीछे। ओरिएंटेशन यहाँ पर ऐसे रखा गया, ओरिएंटेशन डाइपोल का ये है, ये ओरिएंटेशन एक और हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इन सभी केस में आपको ये समझना है कि डाइपोल में क्या कहानी बनने वाली है, ठीक है। मतलब डाइपोल चलना चाहेगा, घूमना चाहेगा, है ना, डाइपोल क्या करना चाहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला केस देखो, इसमें क्या है कि जो प्लस क्यू चार्ज, इस पर फोर्स कहाँ लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में कितना लग जाएगा, क्यू इंटू ई, ये हम पहले जानते हैं। और माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स कहाँ लगता है, फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, कितना होगा, ये भी क्यू इंटू ई। देखो अब क्यू जो है ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, और ई का मतलब फील्ड का वैल्यू। तो जितना प्लस क्यू पर फील्ड उतना ही माइनस क्यू पर, फाइनली क्यू इंटू ई और एक क्यू इंटू ई आपस में इक्वल। और साथ में देखो अपोजिट भी है ना, तो एफ नेट कितना हो गया यहाँ पे 0, एफ नेट कितना यहाँ पे 0। चलो इस वाले केस के देखो, इसमें माइनस क्यू बाद में रखा गया, तो माइनस क्यू पर फोर्स हमेशा फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, क्यू इंटू ई, और यहाँ पर ये प्लस क्यू, तो इस पर फोर्स राइट हैंड साइड लग जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कितना, क्यू इंटू ई, ठीक है। ये क्यू इंटू ई अंदर लग रहा और ये वाला क्यू इंटू ई बाहर लग रहा। एफ नेट यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी एफ नेट कितना होगा 0। इन दोनों के लिए सेम कहानी कि एफ नेट इसमें 0 है। चलो यहाँ देखो, प्लस क्यू चार्ज फोर्स कहाँ लगे, फील्ड की डायरेक्शन में कितना, क्यू इंटू ई, माइनस क्यू पर फील्ड के अपोजिट कितना, क्यू इंटू ई, ठीक है। चलो यहाँ देखो, माइनस क्यू है, फोर्स कहाँ लग जाएगा, फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट कितना, क्यू इंटू ई, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो चलो इसको प्लस कर लो और इसको माइनस कर लो, ये माइनस है और ये प्लस है। ये प्लस है तो इस पर फोर्स कहाँ लग जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में कितना, क्यू इंटू ई। इस वाले केस में देखो, माइनस क्यू है, फोर्स कहाँ लग जाएगा, फील्ड के अपोजिट कितना, क्यू इंटू ई, यहाँ पर प्लस है क्यू इंटू ई फील्ड की डायरेक्शन में, और इसमें क्या है देखो, प्लस क्यू फील्ड की डायरेक्शन में क्यू इंटू ई होगा, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज फील्ड के अपोजिट होगा, क्यू इंटू ई। इन सभी केस को देखो, इन सभी केस में एक चीज़ कॉमन है, वो कौन सी है, एफ नेट 0, एफ नेट 0। यहाँ पर भी देखो क्यू इंटू ई और क्यू इंटू ई एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। फाइनली यहाँ पर भी एफ नेट क्या होगा 0, एफ नेट 0। इस वाले केस को देखो, क्यू इंटू ई, यहाँ पर भी एफ नेट क्या है 0 है, एफ नेट इस केस का भी 0। इस वाले केस को देखो, यहाँ पर भी एफ नेट क्या है बोलो 0, और यहाँ पर भी एफ नेट क्या है 0। लेकिन सभी केस एक जैसे नहीं है, भले ही एफ नेट 0 है लेकिन सबकी कहानी अलग अलग है। कहानी अलग अलग केवल इन दोनों को छोड़ करके बाकी इन तीनों कहानी, बाकी चार की कहानी सेम है, एक जैसी कहानी है। और वो कहानी सेम क्या है, इसमें डाइपोल जिस ओरिएंटेशन पे रखा उसी ओरिएंटेशन पे रहने वाला है, क्योंकि क्यू इंटू ई और एक क्यू इंटू ई एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो डाइपोल को खींच नहीं पाएंगे, तो एफ नेट कितना होगा यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पर डाइपोल को ऐसे बाहर की तरफ खींचा जा रहा और यहाँ पर डाइपोल को अंदर दबाया जा रहा, तो यहाँ पर भी डाइपोल में कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसको आप देखो, इसमें ये जो क्यू इंटू ई है ये और क्यू इंटू ई ये आपस में अपोजिट हैं, बट डज नॉट पासिंग थ्रू सेम लाइन। यहाँ पर क्यू इंटू ई क्या है, पासिंग थ्रू सेम लाइन एंड अपोजिट, देयरफॉर एफ नेट 0। बट इस केस में एफ नेट 0 है, बट इसमें नेट टॉर्क 0 नहीं है, मतलब कि जो क्यू इंटू ई वाला और क्यू इंटू ई वाला ये एक कपल बना लेगा, और जैसे कपल वर्ड आएगा फाइनली यहाँ पर एक टॉर्क जनरेट होगा, और टॉर्क क्या करेगा, इसको रोटेट करवाना चाहेगा। डाइपोल में जो टेंडेंसी है रोटेट करने की वो कुछ ऐसी है, कुछ ऐसे डाइपोल रोटेट करना चाह रहा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो डाइपोल कुछ ऐसे रोटेट करना चाह रहा। इसमें देखो डाइपोल ऐसे रोटेट करना चाह रहा, यहाँ पर डाइपोल ऐसे रोटेट करना चाह रहा। फाइनली रिजल्ट ये निकला कि जब Q इंटू ई एक ही लाइन पर थे, अपोजिट थे, डाइपोल में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही डाइपोल को हमने जरा सा एंगल कुछ दिया, जैसे यहाँ पर एंगल थीटा है, थीटा एंगल पे लिया कि हमने छोड़ा, तो डाइपोल पर एक टॉर्क लगा, और वो टॉर्क क्या किया, डाइपोल को घुमाना चाहता है, और घुमा करके इस तरह से रखना चाहता है कि प्लस क्यू चार्ज
फील्ड की डायरेक्शन में आगे हो और माइनस क्यू चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में। भाई एफर्ट तो ही कह रहा है ना, एफर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्यू इंटू ई, इसको प्लस क्यू वाले को आगे ले जाना चाह रहा और माइनस क्यू वाले को पीछे। यहाँ पर भी देखो प्लस क्यू वाले को आगे ले जाना, माइनस क्यू वाले को पीछे। इसमें देखो, इसमें भी प्लस क्यू कहाँ जाना चाह रहा आगे, माइनस क्यू कहाँ जा रहा पीछे। इसमें माइनस क्यू कहाँ जा रहा पीछे, प्लस क्यू कहाँ जाना चाह रहा आगे। मतलब कि डाइपोल की कोशिश ये है कि डाइपोल को अगर हम विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से हल्का सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ें तो फाइनली डाइपोल अपने आप को इस तरह से लाना चाहेगा ताकि प्लस क्यू चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में आगे हो और माइनस क्यू फील्ड की डायरेक्शन में पीछे हो। अब ऐसा करना क्यों चाहता है, ऐसा इसलिए करना चाहता होगा कि शायद प्लस क्यू चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में जब आगे होगा, माइनस क्यू पीछे होगा, तब ये स्टेबल रहना चाहेगा। दुनिया में देखो एक ही बात चलती है स्टेबिलिटी की। अगर आप पढ़ रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, आप पैसे का क्या करना चाहते हैं, आपका मकसद होगा कि यार मैं बढ़िया सी गाड़ी लूँगा, घर बनाऊँगा, फिर वहाँ पे आराम से सुकून से बैठ के खाऊँगा। बट ऐसा तो होता नहीं, फाइनली स्टेबिलिटी कभी गेन होती नहीं है। फाइनली कोशिश क्या रहती है कि एक ऐसा टाइम है जब मैं स्टेबल हो जाऊँ, बट कितना ही पैसा कमा लो फाइनली आप स्टेबल नहीं होंगे, ज़िंदगी स्टेबल नहीं होने वाली है आपकी, ठीक है। बट कोशिश ये रहती है कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। हमें लगता है कि यार चलो पैसा खूब सारा कमा करके बढ़िया गाड़ी लेते हैं, बढ़िया घर बनवाते हैं, फाइनली वहाँ पे आराम से मतलब सुकून से खाएंगे, बट ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के डाइपोल भी ये चाहता है कि वो स्टेबल हो, और स्टेबल तभी होगा जब डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में आगे और माइनस क्यू चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में पीछे हो। डाइपोल इस ओरिएंटेशन में स्टेबल नहीं है, इस पर भी स्टेबल नहीं है, इन सभी केस में स्टेबल नहीं है। सिर्फ ये वाला केस है जिसमें स्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, ये वाला केस भी क्या अनस्टेबल है। अभी आगे चल के इस चीज़ को हम समझेंगे। तो कुल मिला के जैसे हम डाइपोल को हल्का सा डिफ्लेक्ट करेंगे तो इसमें एक रोटेशन की टेंडेंसी आगे, रोटेशन मतलब एक टॉर्क आया होगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोगों का टॉर्क ही है कि डाइपोल को अगर हम फील्ड की डायरेक्शन से हल्का सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ें तो डाइपोल में एक टॉर्क बनता है, वो टॉर्क का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा टॉर्क, ठीक है। चलो टॉर्क क्यों आएगा, छोटा सा डेरिवेशन होता है, यहाँ पे साइड में आप देख लो। चलो इस वाले फिगर को चाहें तो मिटा सकते हैं, इस वाले फिगर से सारा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। एक बात आप नोट कर लेना कि डाइपोल का ओरिएंटेशन इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा भी क्यों ना हो, नेट फोर्स हमेशा उस पर 0 रहने वाला है, ठीक है। डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन से थीटा डिग्री पर हमने क्या किया, डिफ्लेक्ट करके छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स कहाँ लग जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में कितना, क्यू इंटू ई, और माइनस क्यू पर फील्ड के अपोजिट कितना होगा, ये क्यू इंटू ई। अब डाइपोल की जो लेंथ है हम कुछ मान लेते हैं, डाइपोल की लेंथ यहाँ पे 2a, ठीक है। और डाइपोल हमेशा कहाँ से होता है, माइनस से प्लस, तो डाइपोल मूवमेंट हमारा ऐसे डायरेक्टेड होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी बना दे रहे हैं, ठीक है, ये डाइपोल। तो इसमें ये चीज़ दिख रही है कि प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स राइट हैंड साइड, माइनस क्यू पर लेफ्ट हैंड साइड, एंड दीज फोर्स आर नॉट पासिंग थ्रू सेम लाइन, देयरफॉर दे विल फॉर्म अ कपल विच प्रोड्यूस अ टॉर्क। ये बात आप लिख लेना। तो जैसे हम कपल के द्वारा टॉर्क देखते हैं तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो क्विक फोर्स की बात करनी है। टॉर्क ड्यू टू कपल जो होता है, टॉर्क ड्यू टू कपल, यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला यहाँ पे, ठीक है। आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ये बेसिक सा फार्मूला है। टॉर्क ड्यू टू कपल जब बनता है तो उसके लिए फार्मूला होता है आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है। तो कोई भी एक फोर्स हम ले लेते हैं मैग्नीट्यूड में, क्यू इंटू ई चाहे ये वाला, क्यू इंटू ई चाहे ये वाला, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये वाली जो होगी इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये साइड हमको दी है 2a, ये एंगल थीटा हमको पता है, तो ये एंगल भी कितना बन गया है बोलो थीटा। y और 2a का रिलेशन क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, दैट इज y बाई 2a। तो जो y हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना होगा 2a साइन थीटा, ठीक है। अब ये डाटा यहाँ पर फिट करना है, तो टॉर्क बराबर क्या निकल के आएगा बोलो, Q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। अब देखो तुम्हें शायद डाइपोल मोमेंट के बारे में पता होगा कि Q इंटू 2a, चूँकि डाइपोल की जो लेंथ है 2a है, तो आइदर चार्ज इन मैग्नीट्यूड इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर जो Q इंटू 2a है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इंटू ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको हम P लिख लें तो टाउ बराबर क्या बन गया बोलो, पी ई साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये जो टाउ है ना, टाउ नहीं टाउ, P इंटू ई साइन थीटा है। P मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास। थीटा क्या है, P और ई के बीच का एंगल थीटा है। थीटा यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड ई वेक्टर, ठीक है। अब इसमें देखो टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखना, चूँकि P इंटू ई साइन थीटा है तो फाइनली यहाँ पर P क्रॉस ई बन जाएगा, चूँकि क्रॉस का मतलब होता है साइन थीटा। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो बन जाएगा टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बन जाएगा, है ना। अब जहाँ पर भी क्रॉस है तो वहाँ पर एक चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है, क्रॉस वर्ड जैसे आए वहाँ पर पूरी फिजिक्स की बात हो रही है, मतलब कि आपको राइट हैंड थंब रूल की बात करनी है। जहाँ पर भी क्रॉस वर्ड आएगा वहाँ पर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, कर्लिंग ऑफ फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर एंड थंब गोज टू डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जो P और E का परिणामी ही रिजल्टेंट है दैट इज टाउ वेक्टर, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। थंब क्या बताएगा, टॉर्क वेक्टर। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप ये बात पहले जानते हो कि जो थर्ड वेक्टर होता है, जो दो वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलता है, वो वेक्टर हमेशा इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। टाउ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर एंड E वेक्टर, ठीक है, ये बात लिख लेना आप। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा था टॉर्क, इसमें ये जो फार्मूला निकल के आ रहा है टाउ बराबर P ई साइन थीटा, इसके यूज हम लोग करेंगे अभी। और बाकी इसमें देखो थीटा आपको बता ही दिया गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें तुम्हें हाथ घुमाना आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो तुम्हें टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए देखो कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। पहली बात, ये सारे फिगर आप अच्छे समझिएगा, इन सभी फिगर में एक चीज़ कॉमन दैट इज एफ नेट जीरो, मतलब कि डाइपोल में केवल और केवल कैसा व्यवहार होगा, कैसा मूवमेंट होगा, घूमने वाला चलने वाला मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन डाइपोल परफॉर्म्स, पहला ऑप्शन रोटेटरी मोशन, दूसरा ऑप्शन ट्रांसलेटरी मोशन, तीसरा ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी, और चौथा नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या टिक करोगे, इसको देख करके समझ गए ना, क्या टिक करोगे, ओनली रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन तभी आता है जब एफ नेट कैसा होगा, नॉन जीरो, जबकि एफ नेट है कितना यहाँ पे जीरो। तो डाइपोल के ओरिएंटेशन कैसा भी क्यों ना हो, एफ नेट हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर जीरो होगा, बस इतनी बात याद रखनी है। बाकी टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होती है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और बाहर की ओर हम मान लेते हैं जेड एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें देखो फील्ड हमने मान लिया अलोंग एक्स एक्सिस, फील्ड हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस है, और डाइपोल हम मान लो हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट है वो ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब इसमें आपको ये बताना है कि जो E है अलोंग एक्स एक्सिस है और P हमारा एक्स वाई के बीच में, तो फाइनली यहाँ पर जो टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है।
तो आपको करना है क्या है, कर्लिंग ऑफ फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर एंड फर्स्ट मेक देम को इनिशियल, मतलब कि पहले पी और ई का आपस में टेल टू टेल होना जरूरी है, तभी हाथ घुमा पाओगे। तो करना क्या होता है, जो पहला वेक्टर होता है उसकी तरफ हाथ के सारी उंगलियों को साइड ले जाओ, ठीक है, और फिर जो दूसरा वेक्टर उसकी तरफ आप ऐसे मोड़ो, ठीक है। जब ऐसे मोड़ेंगे थंब कहाँ जा रहा, अंदर, मतलब कि इस फिगर के लिए टॉर्क हमारा कहाँ पर डायरेक्टेड होगा, टाउ वेक्टर डायरेक्टेड अंदर की तरफ, मतलब कि नेगेटिव जेड एक्सिस, मतलब कि माइनस के कैप, ठीक है। टॉर्क यहाँ पर कहाँ डायरेक्टेड होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस। मतलब इस बात को समझो, अगर P और E एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर क्या बनेगा, Z बनेगा, या तो आउटसाइड Z या तो इनसाइड Z। समझ में आ रही बात, मतलब या तो अंदर की तरफ टॉर्क होगा या तो बाहर की तरफ। समझ में आ रही बात, मतलब कि P और E का हमेशा टॉर्क परपेंडिकुलर होगा। चलो अब जैसे देखो, शायद इन सभी केस में डाइपोल अपनी मर्जी से घूमना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसको जैसे मौका मिला तो अपनी मर्जी से वापस आना चाहता है, और इसलिए आना चाहता ताकि प्लस क्यू चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में आगे रहे और माइनस क्यू पीछे। ये जो कहानी बार बार हम कह रहे हैं कि प्लस क्यू फील्ड की डायरेक्शन में आगे, माइनस की फील्ड की डायरेक्शन पीछे, मतलब कि डाइपोल अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश कर रहा होगा। समझ में आ रही बात। तो अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहले था, इसको अगर हम हल्का सा डिफ्लेक्ट करें तो क्या डिफ्लेक्ट होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा, क्योंकि ये डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो ओरिएंटेशन है कुछ ऐसा होता है। देखो ऐसे, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू, ये हमेशा इस तरीके से रहना चाहता है। अगर आपने इसको ज़बरदस्ती किया इसके साथ कि आप इसको हल्का सा डिफ्लेक्ट करो तो फनली मौका पाते ही वापस आना चाहेगा। और हम जानते हैं कि जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क हमें तभी करना होता है जब हमारा कोई अपोज करे, है ना। तो डाइपोल अगर इस लाइन पर रहना चाहता है और इस लाइन से आप इसको डिफ्लेक्ट करोगे तो डाइपोल के मर्जी के खिलाफ आपको इसको डिफ्लेक्ट करना पड़ा, मतलब कि आपको वर्क करना पड़ा। समझ मेरी बात। तो आपको यहाँ पर वर्क करना पड़ा होगा। वो वर्क कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, उस पर भी चर्चा करते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक हमारा वर्क, ठीक है। पहला था टॉर्क, दूसरा क्या है हमारा वर्क। तो ये भी बेसिक सा डेरिवेशन, अगर आपने टॉर्क समझ लिया तो वर्क डन में कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीनों डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझिएगा। अगला टॉपिक है वर्क डन, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। अब कहाँ से कहाँ रोटेट करना है तो वो हम लिख लेते हैं फ्रॉम θ1 टू θ2। अच्छा, वर्क का जो फार्मूला होता है हमारे पास W बराबर, ये बात हम पहले जानते हैं। अगर चलाने वाले वर्क की बात की जाए तो फाइनली यहाँ पर F/d cos θ होता है, ठीक है। और घुमाने की जब बात होगी तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो F होगा टॉर्क में कन्वर्ट होगा, D जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है किस में कन्वर्ट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो जो W होगा हमारा घुमाने वाला वर्क, दैट इज टाउ इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रही बात, ये फार्मूला होगा। अब इनिशियल एंगल पहले से हम जीरो मान लेते हैं कि हमारे पास जो थीटा वो 0 डिग्री है, ठीक है। इनिशियल हमारे पास क्या है, थीटा 0 डिग्री, तो टाउ बराबर और टाउ इंटू थीटा बन जाएगा। ये यहाँ पर भी थीटा 0 डिग्री, मतलब कि F/d बन गया होगा ये, ठीक है। अब इसमें जो टॉर्क है हमारा, वो टॉर्क शायद P/E sin थीटा भी हमने पढ़ा इसको। और जैसे आप घुमाओगे तो यहाँ पर थीटा चेंज होगा, क्योंकि P और E तो अनचेंज रहेंगे। ये P और E कैसा कांस्टेंट है, घुमाने में थीटा क्या होगा, चेंज होगा। और थीटा चेंज होने पर साइन थीटा, मतलब कि टॉर्क भी यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आ रही बात। तो टॉर्क यहाँ पर कैसा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम पहले जानते हैं, W बराबर क्या होता है बोलो, F डॉट dx और इसका इंटीग्रेशन। अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन, ठीक वैसे यहाँ पर अगर वेरिएबल टॉर्क है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो W बराबर क्या लिखोगे आप, टाउ इंटू डी थीटा, और इसका क्या करना आपको, इंटीग्रेशन। अब इसमें टॉर्क का वैल्यू कितना है, P/E sin थीटा,
इंटू डी थीटा। अब जो चीज़ वेरी करे उसको आप इंटीग्रेट करो। क्या वेरी कर रहा है? थीटा, जो कि कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, बेसिक सा डेरिवेशन है। अगर आपको टॉर्क समझ में आ गया तो वर्क में देखो उसी टॉर्क हमने यूज किया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? माइनस का कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? माइनस का कॉस थीटा। क्या करना होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो P इंटू ई माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये माइनस अंदर भेजो प्लस बन जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिखो, माइनस वाला बाद में। तो वर्क डन कितना हो गया बोलो? P इंटू ई, अंदर क्या बना बोलो? कॉस थीटा 1 पहले लिखना है चूँकि प्लस में है, और कॉस थीटा 2 बाद में लिखना है, तो माइनस का कॉस थीटा 2। तो वर्क डन का फार्मूला ये है, आप इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, P इंटू ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब ये बात हम पहले जानते हैं कि हम जो वर्क करते हैं उस वर्क का कहीं ना कहीं रिजल्ट ज़रूर मिलता है। अगर आप काम करें तो उस काम के बदले आपको परिणाम उसका मिलना तय है। ठीक है, कोई भी वर्क करो उसका रिजल्ट गारंटेड मिलना ही है। अगर आप कोई जॉब करें तो आपको मतलब वर्क वहाँ पर मिल रहा, आप काम कर रहे हैं मतलब कि वहाँ पर उस वर्क के बदले आपको एनर्जी मतलब पैसा मिल रहा। ठीक है, तो कुछ भी किया जाए मतलब कुछ भी वर्क होगा उस वर्क का रिजल्ट गारंटीड कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसको घुमाने में पहली बात तो टॉर्क आया क्यों? क्योंकि डाइपोल अपने आप को फील्ड के डायरेक्शन में लाना चाहता है। ठीक है, तो टॉर्क आया, जैसे टॉर्क आया फाइनली उसके बाद एक वर्क करना पड़ा। अगर उसके मर्जी के खिलाफ इसको घुमाना चाहते हैं तो एक वर्क करना पड़ा, जहाँ पर वर्क गारंटीड वहाँ पर एनर्जी होगी। तो अगला टॉपिक हम इसी में शामिल कर ले रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, एक काम करते हैं ये वाला टॉपिक यहाँ से उड़ा दिया जाए क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है फिलहाल। अब यहीं पर हम हेडिंग डाल दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, सिंबल इसका यू है। और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है बोलो? W बराबर होता है हमारे पास डेल्टा U। ठीक है, आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं ढूंढना है, आपको क्या ढूंढना है? पोटेंशियल एनर्जी, किसी इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले आप ये समझो कि हमें डेल्टा U फाइंड आउट नहीं करना, हमें क्या फाइंड आउट करना है? U फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही बात? ये जैसे डाइपोल हमने कहा कि 30 डिग्री पर है, उस 30 डिग्री पर डाइपोल के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड हो गई, तो एक पर्टिकुलर एंगल हो गया, उस एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो तुम्हें कैलकुलेट करनी है। तो अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हम कहीं पर मान लो जॉब करने गए। ठीक है, अब जॉब करने गए तो हो सकता है कि पहले से हमारे खाते में पैसा रहा हो, मे बी, और हो सकता है कि हमारे पास 0 पैसा रहा हो। अगर हमारे खाते में कुछ पैसा था, सुनना, हमारे खाते में कुछ पैसा था और 1 महीने बाद हमारे खाते का टोटल पैसा फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपया हो गया, 5 लाख रुपए हो गए। ठीक है, अब जो 1 महीने में जो हमने वर्क किया उस 1 महीने का वर्क का 5 लाख है, 5 लाख से कम है वो, तो नो डाउट 5 लाख से कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा इनिशियल हमारे पास पहले कुछ पैसा था। तो 1 महीने में जो हमने वर्क किया उस 1 महीने का वर्क, जो 1 महीने के खाते का जो पैसा टोटल निकल के आ रहा है वो टोटल पैसा उस 1 महीने के वर्क के बराबर नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि सर अगर 1 महीने की इनकम आपको जाननी है तो आप हमको ये बताओ कि आपके पास जब कोचिंग ज्वाइन किए, जब आप यहाँ पर पढ़ाना शुरू किए, तब आपके पास इनिशियल कितना खाते में पैसा था। अगर हम ये कहें कि हमारे पास इनिशियल पैसा मान लो फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए थे फॉर एग्जांपल, और फाइनली टोटल हो गया 1 महीने बाद 5 लाख, मतलब कि शायद 3 लाख रुपए का हमने काम किया होगा। वो तभी बता पाए जब आपको इनिशियल अमाउंट पहले से पता था। अब अगर सुनना, अगर हम ये कहें दोबारा कि हम जब कोचिंग आए, जब हमने ज्वाइन किया किसी संस्थान को, तब मेरे खाते में पैसे 0 रुपये थे। अब 0 रुपये के बाद जितना भी खाते में पैसा आएगा वो सारा पैसा उस कोचिंग में किए गए वर्क के बराबर होगा। तो हम जो वर्क करें वो सारा वर्क की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा किसी पर्टिकुलर एंगल पर हमको नहीं पता।
तो हमें पहले उस एंगल की तलाश करनी है जिस एंगल पर प्रारंभिक एनर्जी ज़ीरो। अगर इनिशियल ज़ीरो है तो उसके बाद जो भी वर्क होगा वो सारा वर्क किस में कन्वर्ट होगा, ऊर्जा में। लेकिन पहले आपको ये पता करना पड़ेगा किस एंगल पर इनिशियल एनर्जी ज़ीरो है। ठीक है, तो अब चलो इसी को समझो। जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो वर्क था वही वर्क किस में कन्वर्ट होगा, डी डब्ल्यू बराबर किस में कन्वर्ट होगा, डी यू में। छोटा वर्क हम करेंगे तो छोटा वर्क किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। ये डी डब्ल्यू बराबर डी यू मतलब कि चेंज इन एनर्जी। ठीक है, अभी इस चीज़ को समझना। डी डब्ल्यू कितना होगा, टाउ इंटू डी थीटा बराबर डी यू। अब डी यू का इंटीग्रेशन करना है तो इधर भी इंटीग्रेशन करना है। टाउ कितना होगा, पी इंटू ई साइन थीटा। अभी हमने देखो यहाँ पे लिखा तो पी इंटू ई साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या लिखा जाए बोलो, डी यू का इंटीग्रेशन यू लिख लें और लिमिट क्या रखें यहाँ पे, यू इनिशियल टू यू फाइनल। अब तकलीफ यहाँ पर ये कि हमको यू इनिशियल पता ही नहीं है क्योंकि हम किसी इंस्टेंट की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी इंस्टेंट पर। तो उस इंस्टेंट की एनर्जी तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको पहले से पता कि इनिशियल किस पॉइंट पर इनिशियल एनर्जी ज़ीरो थी। ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि फाइनल जो एंगल बन रहा उस एंगल पर ऊर्जा कितनी है, वो तभी आप बता पाओगे जब आपको इनिशियल पहले से क्या मालूम हो, ज़ीरो। और ये ज़ीरो लिखना तो है लेकिन आपको किस एंगल पे लिखना वो नहीं पता है। तो एंगल वो जो होता है ना वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 पर यू इनिशियल क्या लिखी जाएगी, ज़ीरो। मतलब कि डाइपोल को हम 90 डिग्री के बाद जितना भी एंगल घुमाएंगे उस एंगल की जो ऊर्जा होगी वो एग्जैक्ट निकल के आएगी। ठीक है, यू फाइनल यू लिख लो और यहाँ पर हम थीटा। ठीक है, 90 से थीटा चल रहे हैं क्योंकि 90 पर यू इनिशियल कितना, ज़ीरो, और थीटा में इसको घुमाना चाह रहे हैं। थीटा पर फाइनल कितना बन गया, यू। फिर से देखो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। तो पी इंटू ई माइनस का कॉस थीटा और लिमिट क्या, 90 टू थीटा। फाइनली यहाँ पर यू बन जाएगा ये, है ना। अब आप देखो ये कॉस माइनस का कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 90 और कॉस 90 बोलो कितना होगा, ज़ीरो। अबे ज़ीरो नहीं, ये लिखेंगे यू। ये वाला पैरामीटर कितना बन गया, ज़ीरो। ये माइनस कॉस थीटा इस साइड मल्टीप्लाई हो गया तो फाइनली यू बराबर क्या मिल गया बोलो, माइनस का पी इंटू ई कॉस थीटा, माइनस का पी इंटू ई कॉस थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी किसी इंस्टेंट की, और वो इंस्टेंट कितना है, किस एंगल पर है, वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और ये फार्मूला तभी आप लिख पाए जब आपको पहले से ये पता था कि यू इनिशियल किस एंगल पर ज़ीरो थी, कितने पर थी वो, 90 डिग्री पे। अगर ये हमको ना पता हो तो हम ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि उस इंस्टेंट पर कितना एनर्जी है। समझ में आ रही बात। चलो अब इसको छाप लो, इसको एक बार चीज़ देख लो। इसमें 3 फार्मूले फाइनली हमारे पास निकल के आए, इन तीनों का भी समेटा जाएगा। पहले आप देखो इसको, u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। इसमें थीटा का वैल्यू क्या रखा जाए ताकि u सबसे कम हो। तो इसमें हमें ये देखना कि u हमें क्या करना, मिनिमम u सबसे कम चाहिए हमको। तो u सबसे कम कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा पॉजिटिव में, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा का अधिकतम वैल्यू कितना होता है बोलो, 1 होता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो मतलब थीटा कितना होगा यहाँ पे, 0 डिग्री। ठीक है, और कॉस 0 1 होता है ना फाइनली। तो इस केस में ये जो हमारे पास u है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम। फाइनली कितना बनेगा, माइनस का p इंटू ई। और ये जो माइनस का p इंटू ई है ना, इसका फिगर आप बना के एक बार देखो, थोड़ा आप फील करो इस चीज़ को। जैसे देखो ये एक्सटर्नल फील्ड थी और डाइपोल हमने देखो ऐसे रखा है, प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्या, माइनस क्यू चार्ज। फाइनली डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा, माइनस से प्लस ऐसे बना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो P और E के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है। थीटा बराबर क्या बन रहा, 0 डिग्री। अब इस ओरिएंटेशन पर आप देखो कि जो एफ नेट है वो एफ नेट कितना है, 0 है। टॉर्क बराबर क्या होगा, P इंटू ई साइन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, 0, तो साइन 0 कितना बन गया, 0। ये जो ओरिएंटेशन, ऐसा ओरिएंटेशन जहाँ पर
तीन में से तीनों पैरामीटर इस बात को सेटिस्फाई करें कि डाइपोल हैज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉर्क जीरो होना चाहिए, एफ नेट जीरो होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। और ये बात तुम कह रहे थे कि डाइपोल को जरा सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ो तो डाइपोल अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो फील्ड की डायरेक्शन में आए। और क्यों आना चाहता है? ताकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच सके, क्योंकि सारा खेल स्टेबिलिटी का होता है इस दुनिया में। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर ये इस ओरिएंटेशन को हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन होगा? जहाँ पर यू का वैल्यू सबसे अधिकतम होगा। ठीक है, अब इसके लिए देखो कॉस थीटा का वैल्यू आपको सबसे कम रखना है, और सबसे कम कितना होगा? -1, मतलब कि थीटा यहाँ पर क्या बन जाएगा? 180। ठीक है, cos 180 -1 होगा। फाइनली u बराबर क्या बन जाएगा बोलो? चूँकि ये माइनस है और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। फाइनली क्या बन जाएगा बोलो? प्लस का p इंटू ई। ये क्या है? अधिकतम। ठीक है, अधिकतम का मतलब कि क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये क्या है? ओरिएंटेशन डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये केस हमारे पास थे जिसमें टॉर्क और क्या था? एफ नेट, और क्या था हमारे पास, है ना, वर्क डन, पोटेंशियल, सारा कुछ मतलब कैलकुलेट कर लिया हमने। तो 3 डेरिवेशन इसमें आए, तीनों डेरिवेशन आप फिंगर टिप पे रखिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? इस पर बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, नीट और आईटी लेवल के। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अधिकतम, फिर हम लोग अच्छे से इसको ख़त्म करेंगे आगे चल के। ठीक है, थैंक यू।